हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव शर्मा और आज हम 54 लेक्चर देखेंगे अपना ज्योग्राफी एमसीक्यू का, जिसमें हम डेली बेसिस की तरह आपसे 5 से 6 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जो हम क्वेश्चन की यहाँ पे क्वेश्चन की जरिए हम टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि टॉपिक क्या है और उन टॉपिक के बारे में देखेंगे। तो आज देखते हैं हमारे 5 क्वेश्चन क्या है, या ज्यादा भी क्वेश्चन हो सकते हैं। तो क्या है, आज हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन बात करता है अपर पार्ट ऑफ द सी एक्वाटिक इकोसिस्टम कंटेन। मतलब यहाँ पे बात किया गया अपर पार्ट ऑफ सी। देखो, एक्वाटिक मतलब होता है जलीय, जलीय पारितंत्र, इकोसिस्टम मतलब पारितंत्र। तो अपना जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है उसमें आपके ये जो पाए जाते हैं प्लैंकटन, नेक्टॉन, कई सारी कम्युनिटी हैं जो आपके वाटर वाले जो इकोसिस्टम है वहां पे पाई जाती है। लैंड इकोसिस्टम के ये नहीं है। ठीक है। तो आपको बताना है कि वाटर में भी, जैसे ये समझ लो ये वाटर की गहराई है। अब इस वाटर की गहराई में कुछ आपके यहाँ पे पाई जाती है कम्युनिटी, कोई कम्युनिटी यहाँ पे पाई जाती है, कोई कम्युनिटी यहाँ पे पाई जाती है आपकी। तो आपको ये बताना है ये वाटर का सरफेस है, ये बॉटम है। ठीक है। तो आपको बताना है कि सबसे अपर पार्ट में जो कम्युनिटी पाई जाती है वो कम्युनिटी कौन सी है। प्लैंकटन है, नेक्टॉन है, या प्लैंकटन एंड नेक्टॉन है, या बेंथोस है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का क्वेश्चन था और आज मुझे लगता है सारे ही क्वेश्चन इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी से हैं, ज्यादातर मोस्टली क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। फिलहाल तो हम समझते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम के बारे में, कि एक्वेटिक इकोसिस्टम होता क्या है, इसके बारे में समझते हैं, जिससे जो वो हिंदी में बोलते हैं जलीय पारितंत्र। अभी हमने अच्छे से देख लिया था पारितंत्र। अब हम देखते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम। एक्वेटिक जो वर्ड है वो ड्राइव हुआ है लैटिन शब्द से। ठीक है, जिसका मतलब होता है पानी। ठीक है, लैटिन भाषा में एक्वेटिक का मतलब होता है पानी। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, सिस्टम डेवलप होता है जो इंटरेक्ट करते हैं, जहाँ पे आपकी लिविंग एंड नॉन लिविंग, लिविंग में आपके फ्लोरा एंड फौनाज आ जाएंगे, और नॉन लिविंग में आपके जैसे जो भी है नीचे रॉक्स या जो समथिंग है वो आ जाएंगे। अंडर वाटर इज कॉल्ड द एक्वेटिक इकोसिस्टम। तो उसको ही, पानी के अंदर जो भी आपको नॉन लिविंग लिविंग सिस्टम का इंटरेक्शन दिखता है आपस में, उसको एक्वेटिक इकोसिस्टम कहते हैं। जैसे आपके इसमें वेटलैंड्स आ जाएंगे, आर्द्रभूमि जिन्हें कहते हैं, रिवर्स आ जाएंगी, लेक आ जाएंगी, कोस्टल एस्चुरीज एस्चुरीज आ जाएंगी। ऑल एक्वेटिक इकोसिस्टम, ये सारे किसका पार्ट है, एक्वेटिक इकोसिस्टम का पार्ट है। अगर हम एक्वेटिक इकोसिस्टम का थोड़ा एक डायग्राम देख लें, एक्वेटिक इकोसिस्टम, कि एक्वेटिक इकोसिस्टम आपके कौन कौन से होते हैं, तो उसका डायग्राम देख लें तो आपके 3 टाइप के एक्वेटिक इकोसिस्टम दिखेंगे। देखो, हमारा टॉपिक हमें क्लियर करना है यहाँ पे। क्वेश्चन तो अभी हम देखेंगे अच्छे से कि उसका आंसर क्या होगा। फिलहाल तो हम एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करें तो 3 टाइप के होते हैं। एक आपका होता है फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर स्वच्छ एकदम, जहाँ पे आपकी सैलिनिटी 5 से भी कम होती है, फ्रेश वाटर। इसके बाद आपका आता है मरीन वाटर, मरीन वाटर जैसे खारा पानी जिसमें आता है, समुद्रीय पारितंत्र भी बोलते हैं इसे, ये नदीय पारितंत्र भी समथिंग बोल सकते हैं। फिर आपका आता है ब्रैकिश वाटर, ब्रैकिश वाटर। अब ब्रैकिश वाटर में आपका कौन सा आ जाता है, जिसे सागरीय पारितंत्र या लवण पारितंत्र बोलते हो, और इसे संक्रमणकालीन पारितंत्र बोलते हैं। अच्छा, फ्रेश वाटर में अगर देखें तो फ्रेश वाटर आपका 2 टाइप के आ जाएगा, और फ्रेश वाटर में आपका एक आ जाता है लोटिक, एक आ जाता है आपका लैक्टिक। लोटिक में आपकी वो होती है जो फ्लोज इकोसिस्टम होता है, जो फ्लो कर रहा होता है, जैसे आपकी रिवर, जो पानी ठहरा नहीं होता, लोट रहा होता है। लोटिक थोड़ा, यहाँ पे एक्रोनिम देख लो, लोटिक मतलब लोट रहा होता है। तो इस टाइप का जो आपके आ जाते हैं फ्रेश वाटर में, जैसे वो लोटिक होते हैं। लैंटिक में मतलब होते हैं जो आपके मतलब स्टैटिक पोजीशन में होती है, जैसे आपकी लेक हो गई, आपके पौंड मतलब तालाब हो गए, ये आपके लेंटिक पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है। वहीं अगर हम बात करें जो आपके ब्रैकिश वाटर था, ब्रैकिश वाटर में ओपन सी आ जाएगा, कोरल रीफ आ जाएगा, बैरियर्स आइलैंड, शोर लाइंस आ जाएंगी आपकी। और इसमें आपका मरीन वाटर में आपकी वेटलैंड, एस्चुरीज, मैंग्रोव, ये सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम आ जाएंगे, जिसको हमने अभी देख लिया अच्छे से। अब हम बात करते हैं कि एक्वेटिक इकोसिस्टम के पार्ट्स की बात करते हैं,
और जो हमारा क्वेश्चन था, आंसर आंसर की बात करेंगे, उसका हमारा आंसर क्या होगा। देखो, सबसे पहले अगर हम, ये तो मैप है, सबसे पहले नीचे अगर देख लो, आंसर यहीं से मिल जाएगा। नीचे आपको मिलेंगे बैंथोस, और ऊपर आपको मिलेंगे नेक्टोस, नेक्टोन, और सबसे ऊपर आपको मिलेंगे प्लैंकटन। ठीक है, तो ये आपने देख लिया, आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हमारा यहाँ से आ जाएगा प्लैंकटन। ठीक है, तो सबसे ऊपर आपको प्लैंकटन मिलेंगे, नेक्टॉन बीच में, बेंथोस। अब हम इनके बारे में थोड़ा ये देख लेते हैं, प्लैंकटन क्या होते हैं, नेक्टॉन क्या होते हैं, बेंथोस क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्लैंकटन की, कम्युनिटी हैं ये इकोसिस्टम की, क्या है, जो एक्वाटिक इकोसिस्टम है, एक्वाटिक इकोसिस्टम का जो हमारा मरीन इकोसिस्टम है, और मरीन इकोसिस्टम की ये कम्युनिटी है। और मरीन इकोसिस्टम में भी, वो भी आपका जो ओशियन है, उसकी क्या है, आपकी ओपन सी होता है, जो ओपन सी की क्या है, कम्युनिटी है। तो जिसमें आपका आता है प्लैंकटन, प्लैंकटन। अब जो आपके प्लैंकटन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, प्लैंकटन होते क्या हैं, सबसे पहले देख लो। तो प्लैंकटन की बात करें तो ये क्या होते हैं, माइक्रो, जो आपके क्या होते हैं, जो आपके फ्लोरा एंड फौनाज हैं, या आप कह सकते हो एनिमल्स, और आपके जो प्लांट्स होते हैं, कहाँ पे, मरीन में, आपके ओशियन के अंदर, ओशियन सरफेस पे, ओशियन सरफेस पे। और ये कितने पाए जाते हैं, ये समथिंग 200 मीटर, 200 मीटर, जो ओशन सरफेस है उसके 200 मीटर केवल डेप्थ तक ही पाए जाते हैं, डेप्थ की गहराई तक पाए जाते हैं। इससे ज्यादा नीचे आपको प्लैंकटन नहीं मिलेंगे। आपने इस पे देखा है, देखो 200, ये जो गहराई है 200 है, ज्यादा नहीं है, 200 मीटर यहीं तक पाए जाते हैं। इसके बाद आपके नेक्टॉन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 200 मीटर डेप्थ तक आपके प्लैंकटन पाए जाते हैं। अब प्लैंकटन की बात करें तो प्लैंकटन कम्युनिटी होती है वो दो टाइप की होती है। प्लैंकटन कम्युनिटी, एक तो आपकी प्लैंकटन कम्युनिटी कौन सी होती है, एक आपकी प्लैंकटन कम्युनिटी होती है कौन सी, एनिमल को लेके, जिसे हम एनिमल जिसमें होते हैं, और एक प्लैंकटन कम्युनिटी में होते हैं आपके, ये कम्युनिटी की बात कर रहे हैं, एक प्लांट कम्युनिटी में होते हैं आपके प्लांट, पादप प्लांट आपके होते हैं। अच्छा, एनिमल में आपके आ जाते हैं, एनिमल में कौन आ जाते हैं, जू प्लैंकटन, जू प्लैंकटन। अभी हम बात करेंगे जू प्लैंकटन क्या होते हैं। और प्लांट में आ जाते हैं आपके फाइटो प्लैंकटन, प्लैंकटन अभी उस पे देखेंगे, अभी इसको इमेज पे भी देखेंगे। अब फाइटो प्लैंकटन की बात की जाए, देखो ये प्लैंकटन कम्युनिटी की बात कर रहे हैं हम, किसकी बात कर रहे हैं, प्लैंकटन जो कम्युनिटी है उसकी बात कर रहे हैं, समुदाय के लोग जो हैं उसकी हम बात कर रहे हैं। ये माइक्रो एनिमल प्लांट्स, और एनिमल और प्लांट्स का होते हैं, जो ओशन सरफेस पे 200 मीटर डेप्थ तक पाए जाते हैं आपके। अब ये जो कम प्लैंकटन कम्युनिटी होती है, दो टाइप की होती है, एक तो आपकी एनिमल से रिलेटेड होती है, एक आपकी प्लांट से रिलेटेड होती है। एनिमल में आपका जू प्लैंकटन आ जाते हैं, और प्लांट में आपके फाइटोप्लैंक्टन आ जाते हैं। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टन होते हैं बहुत ही स्मॉल होते हैं, स्मॉल साइज होता है इनका। अब स्मॉल साइज होता है तो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करते हैं, क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रोसेस करते हैं, और इससे क्या करते हैं, अपना फूड, अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। ठीक है, तो एक टाइप से प्लैंकटन जो होते हैं, फाइटोप्लैंकटन होते हैं, वो क्या होते हैं, फाइटोप्लैंकटन यहाँ पे प्रोड्यूसर का काम करते हैं। ठीक है, फाइटोप्लैंकटन फूड चेन के एक प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। ये कौन होते हैं, ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं। ठीक है, और देखो यहाँ पे क्वेश्चन बनेंगे इनके की पॉइंट पे, इसलिए मैं इतना डिटेल में समझा रहा हूँ यहाँ पे। और दूसरी बात करें, जू प्लैंकटन होते हैं, ये क्या करते हैं, इन फाइटोप्लैंक्टन्स को क्या करते हैं, इन फाइटोप्लैंक्टन को ईट करते हैं, खाते हैं, इन फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड होते हैं, और इनसे अपना क्या करते हैं, इनसे अपना फूड गैदर करते हैं, फूड प्राप्त करते हैं। कैसे, इन्हें खा के, फाइटोप्लैंक्टन को खा के अपना फूड, जू प्लैंक्टन जो होते हैं वो अपना फूड क्या करते हैं, बनाते हैं। ठीक है, अपना मतलब फूड गैदर करते हैं, अपना फूड प्राप्त करते हैं। तो देखो, अब जू प्लैंक्टन तो आपके प्रोड्यूसर नहीं है, ये क्या है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये आपके प्राइमरी
कंज्यूमर है, ये कंज्यूमर है, ये प्रोड्यूसर नहीं। प्रोड्यूसर कौन से होते हैं? जो अपना भोजन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसे प्लांट्स हो गए, वो क्या हो जाए, वो आपके प्रोड्यूसर हो गए। तो फाइटोप्लैंक्टन भी तो प्लैंक्टन कम्युनिटी का, प्लांट का ही तो है पार्ट। अब प्लांट फाइटोप्लैंक्टन का पार्ट है, तो फाइटोप्लैंक्टन तो फाइटोप्लैंक्टन क्या करते हैं? फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं? फूड अपना प्रिपेयर करते हैं। तो फूड प्रिपेयर करते हैं, तो इसीलिए क्या है, ये बहुत ही प्राइमरी प्रोड्यूसर होती है, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। ठीक है। मरीन लाइफ इन पर डिपेंड होती है, सीधी बात कर लो। जो मरीन लाइफ जैसे जू प्लैंक्टन, ये क्या है? एनिमल्स हैं, जो इंसेक्ट हैं छोटे छोटे। आपने देखो, इस पे देखो, ये आपकी क्या है? ये आपकी जू प्लैंक्टन है। ये आपके फाइटो प्लैंक्टन है, फाइटो प्लैंक्टन है। और ये आपके क्या है? ये आपके जू प्लैंक्टन है। अब जू प्लैंक्टन क्या करते हैं? ये फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। अब इन फाइटोप्लैंक्टन को कौन खाता है? जो जू प्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन को जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? इनको फिशेस खाती हैं। ठीक है। चलो, तो ये तो आपने देखा कि जो भी पूरी मरीन लाइफ होती है, जो भी मरीन लाइफ होती है, जो समुद्री जीवन होता है, मरीन लाइफ होती है, वो किस पे डिपेंड होती है? वो डिपेंड होती है किस पे? वो आपकी फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड होती है, फाइटोप्लैंक्टन पे डिपेंड होती है। तो यहाँ पे आपका सवाल जो बना, आपने देखा फाइटोप्लैंक्टन कम्युनिटी को, जो प्लैंक्टन कम्युनिटी थी उसको देखा। प्लैंक्टन कम्युनिटी क्या होती है? प्लैंक्टन कम्युनिटी बहुत ही माइक्रो, उसमें माइक्रो बहुत ही सूक्ष्म एनिमल या प्लांट्स पाए जाते हैं, जो ओशियन सरफेस से 200 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। इससे ज्यादा नीचे नहीं जाते हैं। फिर आपके नेक्टॉन से स्टार्ट कम्युनिटी स्टार्ट हो जाती है। और ये प्लैंटन जो कम्युनिटी है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक तो एनिमल प्लैंक्टन कम्युनिटी, एक प्लैंक्टन कम्युनिटी। एनिमल जो प्लैंक्टन कम्युनिटी है, उसमें आपके जू प्लैंक्टन आते हैं, ये बैक्टीरिया, एनिमल्स बैक्टीरिया होते हैं, ये समथिंग मतलब। और प्लैंक्टन कम्युनिटी में आपके जो प्लांट प्लैंक्टन कम्युनिटी है, उसमें आपके फाइटोप्लैंक्टन्स आते हैं। और फाइटोप्लैंक्टन्स में क्या करते हैं? ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं। और इसीलिए इन्हें प्रोड्यूसर कहा जाता है। और पूरी मरीन लाइफ इन पे डिपेंड होती है। और जू प्लैंक्टन क्या करते हैं? इन्हीं फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं, और इनसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और इन जू प्लैंक्टन को कौन खाता है? इन जू प्लैंक्टन को छोटी छोटी जो फिशेज होती हैं, वो इनको खाती हैं। तो ये तो थी आपकी फाइटोप्लैंक्टन। एक कम्युनिटी है आपकी, फिर आप नेक्स्ट कम्युनिटी है आपकी। नेक्स्ट कम्युनिटी की हम बात करें, तो नेक्स्ट कम्युनिटी आपकी कौन सी पड़ेगी? नेक्स्ट कम्युनिटी है नेक्टॉन। नेक्टॉन कम्युनिटी। देखो, हम टॉपिक यहाँ पे कवर करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का। ठीक है। एमसीक्यू की बेस पे। तो नेक्टॉन कम्युनिटी आपने देखा मैप पे, ये जो बीच में पाई जाती है, नेक्टॉन कम्युनिटी है। अब हम इसके बारे में थोड़ा जान लें। ये कैसे होते हैं? ये लार्ज साइज के होते हैं, लार्ज साइज, ज्यादा लार्ज नहीं होते हैं, मिडिल। और ये बहुत ही पावरफुल होते हैं, पावरफुल होते हैं, मतलब शक्तिशाली होते हैं एकदम। अब इसमें बहुत सारे एनिमल्स आ जाते हैं, वाटर एनिमल्स पाए जाते हैं इसमें। ये क्या होते हैं? ये सारे वाटर एनिमल्स होते हैं, फौनाज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जैसे कहते हैं फौनाज। ठीक है। तो इसमें क्या पाया जाएगी? जैसे हम ओशियन करंट के देखें, तो ये इनकी एक और वो होती है कि ये ओशियन करंट होती है, जो ओशियन करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में भी फ्लोट कर लेते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लोट करते हैं, फ्लोट करते हैं मतलब, सोचो ओशियन करंट ऐसे बह रही हैं, और ये इनकी इतनी पावरफुल होते हैं, ये ऐसे करके बहते हैं। लेकिन प्लैंक्टन बहुत छोटे छोटे होते हैं, वो ओशियन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में नहीं फ्लोट करते हैं, तैरते नहीं हैं। ये क्या होते हैं? इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, ये बड़े होते हैं साइज में, और इनके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, ओशियन अगर ओशियन करंट की डायरेक्शन ये है, तो इनकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में भी ये के फ्लोट कर सकते हैं। ठीक है। ये नेक्टॉन कम्युनिटी की एक क्या है, एक खासियत है यहाँ पे। ठीक है। वहीं हम बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे? इसमें आपके आ जाएंगे, जैसे हम बात करें तो आपकी डॉल्फिन आ जाएगी, डॉल्फिन आ जाएगी आपकी, आपकी सी काऊ आ जाएगी, समुद्री गाय। और आपकी मतलब वेल्स आ जाएंगी। ये सारी क्या है? ये सारी नेक्टॉन फैमिली की मेंबर है। अब देखो, आपके टर्टल आ जाएंगे, फिश आ जाएंगी बड़ी बड़ी। ये सारी क्या है? ये नेक्टॉन, ये अपोजिट डायरेक्शन में
फ्लोट कर लेती हैं। तो देखो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब तीसरी जो कम्युनिटी है और उस कम्युनिटी की बात करते हैं, और तीसरी कम्युनिटी हमारी कौन सी है? तीसरी कम्युनिटी है हमारी वैनथॉल, जिसे वैनथिक बोलते हैं, वैनथिक, वैनथिक कम्युनिटी। देखो, इससे अब क्वेश्चन आना आए तो आपको छोड़ना नहीं है। वेंथिक कम्युनिटी की बात की जाए तो वेंथिक कम्युनिटी क्या होती है? ये ओशियन के बॉटम में पाई जाती है। ये देखो बॉटम में आपको मिलेगी, ये वेंथिक कम्युनिटी होती है। तो ये कहाँ मिलेगी? ओशियन बॉटम में मिलेगी। ओशियन बॉटम मतलब समुद्र तल, एकदम समुद्र तल पे मिलेगी, तल पे मिलेगी। ठीक है, आपको वेंथम कम्युनिटी नियर द, यहाँ पे जो ओशियन बॉटम के नियर रहने वाले जो भी फ्लोरा फोना है, वो सारी चीज आती हैं इसमें, सारे आपके फ्लोरा आएंगे, फ्लोरा एंड फौना आते हैं। देखो, नेक्टॉन में आपके फौना नहीं आते, फ्लोरा नहीं आते हैं, केवल फौनाज आते हैं। लेकिन बेंथिक और प्लैंकटन दोनों जो कम्युनिटी हैं, दोनों में आपके फ्लोरा आते हैं। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो फ्लोरा फौना वो आते हैं जो नियर पाए जाते हैं, कहाँ पे? जो नियर द ओशियन बॉटम के आसपास आपके पाए जाते हैं, वो आपके बेंथिक कम्युनिटी में आते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, जो एनिमल होते हैं वो बहुत ही डाइवर्सिटी पाई जाती है इनके यहाँ पे, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी यहाँ पे। एनिमल होंगे, एनिमल्स में जो फौनाज हैं वहां पे आपको मोर डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। ठीक है। हम स्पीसीज की बात करें, जो टोटल ओशियन की स्पीसीज है ऑफ एनिमल, ऑफ एनिमल्स टोटल, तो वो 60% है ऑफ टोटल स्पीसीज ऑफ एनिमल, ऑफ टोटल स्पीसीज ऑफ ओशियन एनिमल। मतलब ओशियन एनिमल मतलब पूरे ओशियन में जितने भी एनिमल हैं उसका 60% एनिमल आपको कहाँ मिलेंगे? उसके 60% एनिमल, या मतलब उसके 16% एनिमल आपको कहाँ मिलेंगे? वो आपको बैंथोस वाले पार्ट में मिलेंगे। ठीक है। तो ये था बैंथोस। अब इसमें अगर हम प्लांट्स की बात कर लें तो आपके प्लांट्स कौन से हैं? आपके जो प्लांट्स पाए जाते हैं बैंथोस में, तो आपके कौन कौन से प्लांट्स हैं? जैसे आपकी सीवीड, जो घास होती है ना, समुद्री घास, नीचे एकदम लार्ज एल्गी पाई जाएंगी आपकी, एल्गी, जो शैवाल होते हैं, एल्गी। और यहाँ पे क्या पाएगा आपका? जैसे जोस्टेरा, आपका एक हो जाएगा थैलासियम, जिसे आप टर्टल घास भी कहते हैं हिंदी में। ठीक है। और यहाँ पे आपको हार्ड कवर में रहने वाले एनिमल्स मिलेंगे। जैसे आपके हार्ड कवर में एनिमल्स कौन से होते हैं? जैसे आपके टर्टल हो गए, ये सारे एनिमल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो एनिमल की बात कर लें, यहाँ पे आपको एनिमल कौन से मिलेंगे? जैसे आपको स्टार फिश, स्टार फिश देखने को मिलेगी। यहाँ पे शार्क देखने को मिलेगी आपको। यहाँ पे आपको ऑक्टोपस देखने को मिलेगा, और जिसका ब्लड कैसा होता है? ब्लू कलर का होता है। यहाँ आपको वेवल मिलेगी, वाइवल मिलेगी देखने को। ये आपके एनिमल्स देखने को मिलेंगे यहाँ पे वैंथोस में। अब हमने बात कर ली आपके तीनों की, वैंथोस, नेक्टॉन, प्लैंकटॉन। ये क्या है? ये आपके एक्वेटिक जो मरीन इकोसिस्टम, एक्वेटिक इकोसिस्टम का जो मरीन इकोसिस्टम का पार्ट है, उसका आपका ये सारे आपकी कम्युनिटी हैं। कहाँ पे पाई जाती हैं ये भी हमने देख लिया। अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है? देखो, नेक्टॉन कम्युनिटी के क्या दे दिया आपको? पूरा स्टेटमेंट दे देगा। नेक्टॉन कम्युनिटी ये ऊपर दे देगा कि ये बहुत लार्ज साइज, पावरफुल होती हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कह देगा कि यहाँ पे क्या केवल फौनास पाए जाते हैं, और ये इनके अंदर कैपेसिटी होती है, ये ओशियन करेंट्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लोट कर सकती हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी कम्युनिटी ऊपर ओशियन करंट्स के अपोजिट डायरेक्शन फ्लोट नहीं कर पाती, नेक्टोन कर लेती है, और ये समुद्र की गहराई में पाई जाती है, ऐसा कह के दे देगा। और ऊपर से एक दो कम्युनिटी दे देगा, बोलेगा ये किस कम्युनिटी का है, तो आपको चार ऑप्शन दे देगा। तो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है। यहाँ से जैसे वेंथिक कम्युनिटी का पूछा जाए तो आपसे जैसे जोस्टेरा, थलासिया और ये सारी पूछ देनी, ये किस कम्युनिटी का पार्ट है, ऐसे पूछ देगा। सी बीट्स, ये किस कम्युनिटी का पार्ट है? तो आपको पता होना चाहिए मरीन इकोसिस्टम का पार्ट है, मरीन इकोसिस्टम में भी वेंथिक कम्युनिटी का पार्ट है, और जो आपकी सबसे नीचे बॉटम में पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर हमने देख लिया प्लैंकटन। प्लैंकटन हमने देख लिया। प्लैंकटन क्या होते हैं? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर होते हैं, इनको जू प्लैंकटन खाते हैं, जू प्लैंकटन को फिशेस खाती हैं। ठीक है। तो ऐसे होती है आपकी ये सारी प्रोसेस। तो हमने देख लिया, काफी डिटेल में देखा, एक्वाटिक ये देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सॉरी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको इनकरेक्ट बताना है किसके बारे में? बायोस्फीयर, जिसे बोलते हैं जैव मंडल। जैव मंडल के बारे में आपको इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है कि इनकरेक्ट हमारा क्या ऑप्शन होगा जैव मंडल को लेके। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। जैव मंडल को लेके क्या हमारा नेगेटिव यहाँ पे इनकरेक्ट है? चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपको दिया गया क्या? पहले ऑप्शन में आपको बताया है कि यहाँ पे बायोस्फीयर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। कौन लिथोस्फीयर? मतलब आपका स्थल मंडल, और हाइड्रोस्फीयर मतलब आपका जल मंडल, और बायो एटमॉस्फेयर मतलब वायुमंडल। कह रहा है इनका तीनों का कॉम्बिनेशन मिला दो तो वो आपका बनता है, क्या बनता है आपका? बायोस्फीयर बनता है, जैव मंडल बनता है। चलिए, दूसरा ऑप्शन दे रहा है बायोस्फीयर इज अ मिसिंग एट एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। जो बायोस्फीयर होते हैं आपके मिस होते हैं, वहां पे नहीं पाए जाते हैं। कहाँ पे? जहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन होती है, बहुत ही ज्यादा सर्दी पड़ती है, जैसे कि आपके नॉर्थ एंड साउथ पोल्स पे नहीं पाए जाते हैं। चलिए, तीसरा है आपके, कह रहा है कि ऑर्गेनिज्म्स आर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन बायोस्फीयर। जो आपके जीव जंतु हैं, ऑर्गेनिजम्स हैं, वो यूनिफॉर्मली हर जगह समान पाए जाते हैं, सारे जगह कह रहे हैं एक समान पाए जाते हैं। सारे बायोस्फीयर रिजर्व मतलब जो भी बायोस्फीयर रिजर्व बन रहे हैं वहां पे हर जगह समान पाए जाते हैं। तो ऐसा कह रहा है। और चौथे में कह रहा है ऑल ऑफ द एबव, सारे ही आपके इनकरेक्ट हैं, ऐसा कह रहा है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। काफी अच्छा सवाल है ये बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। तो देखिए, देखते हैं हम सबसे पहले बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है। बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? देखो, ये रहा आपका, ये इधर बना होगा, हाँ, ये देखो, अगर एक डायग्राम बनाया जाए तो ये रहा आपका जैव मंडल, और ये रहा आपका वायुमंडल, और सॉरी, ये रहा आपका हाइड्रोस्फीयर, ये रहा आपका एटमॉस्फियर, और ये तीसरा वाला रहा आपका लिथोस्फीयर। मतलब इसको कह दो ये है आपका हाइड्रोस्फीयर, जिसे कहते हैं जल मंडल। ये है आपका लिथोस्फीयर, जिसे कहते हैं वायुमंडल। और ये है आपका कौन सा? एटमॉस्फियर, जिसे कहते हैं आप वायुमंडल। अब देखो, तीनों के बीच का एक ये वाला जो जोन है जहां पे तीनों ही मीट करते हैं, मिलते हैं, इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? इस क्षेत्र को कहते हैं बच्चा, ये वाला जो क्षेत्र है जहां पे तीनों मिलते हैं, इस क्षेत्र को ही कहते हैं हम क्या? बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर एक ऐसा मतलब एक जोन है जहां पर आपके तीनों ही क्षेत्र, जहां पे आपकी वायु भी पाई जाती है, गैसेस भी पाई जाती हैं, लिथोस्फीयर मतलब लैंड एरिया भी पाई जाए, जहां पे आपका पानी भी पाया जाए, तो ऐसी कंडीशन क्या क्या कहते हैं? ऐसी लोकेशन को बायोस्फीयर कहते हैं। और ऐसे मंडल में क्या होता है? लाइफ एग्जिस्ट करती है। क्या करती है? लाइफ एग्जिस्ट करती है, मतलब लाइफ यहाँ पे सरवाइव करती है। आपका जीवन कहाँ पे पाया जाएगा? बायोस्फीयर में पाया जाता है। तो ये पेड़ क्या दर्शा रहा है? ये जीवन को दर्शा रहा है, क्योंकि यहीं पे लाइफ पाई जाएगी। आप देखो, टोटली आप एक्वाटिक लाइफ में नहीं रह सकते हैं, आप लैंड बिना पानी के भी नहीं रह सकते हैं, हम बिना ऑक्सीजन के भी नहीं रह सकते हैं। तो हमें सारा सब कुछ कॉम्बिनेशन चाहिए, तो हम वहीं पे तो रह सकते हैं। और जहाँ पे तीनों का इंटरसेक्शन होता है, जहाँ पे तीनों पाए जाते हैं, तो उसको ही तो हम बायोस्फीयर रिजर्व बायोस्फीयर कहते हैं। और बायोस्फीयर में क्या होता है? बायोस्फीयर में लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो ये था बायोस्फीयर के बारे में। तो यहाँ पे अगर हम पहला देखें कि बायोस्फीयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द एटमॉस्फेयर, दिस इज राइट। एंड द बायोस्फीयर इज नॉट फाउंड एवरीवेयर, सम एरियाज don't support the conditions required for the biosphere, hence the organisms hence not uniformly distribution the world। देखो, यहाँ पे जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? देखो, पहला वाला तो सही है, इनकरेक्ट पूछा था, पहला तो सही है, पहला तो आंसर नहीं होगा क्योंकि इनकरेक्ट पूछा। बायोस्फीयर मिसिंग एट द एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ। देखो,
नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे इतनी ज्यादा फ्रीज होती है, सन रेज बहुत ही टिल्टेड पड़ती हैं, सन रेज वहां पे पहुंच ही नहीं पाती हैं, क्योंकि अर्थ कैसी इलिप्टिकल शेप में है, सन रेज ऊपर से निकल जाती हैं, तो टिल्टेड पड़ने के बाद वहां का टेम्परेचर बहुत ज्यादा माइनस में चला जाता है, -40 डिग्री 50 डिग्री ये समथिंग चला जाता है, तो वहां फ्रीज जोन है ना, तो वहां पे कोई फौना पाई जा मतलब फ्लोरा तो पाई नहीं जाती है, फौना एक दो पाई जाती है, एग्जिस्ट करती है, लेकिन पोल्स पे वो भी ज्यादा नहीं, आपको जैसे नॉर्थ पोल पे आपको पोलर बियर मिलेंगे, साउथ पोल पे आपको पेंगुइन मिलेंगे, तो फौना तो एक दो होती है, लेकिन फ्लोरा तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगी पोल्स पे। तो पोल्स पे इतनी एक्सट्रीम कंडीशन होती है वहां पे, मतलब ऑक्सीजन लेवल भी बहुत सारी चीजें कंडीशन करती है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे आपके क्या आते हैं, प्लांट्स प्लांट्स पाए नहीं जाते, तो बायोस्फीयर वहां पे नहीं होता है, मिसिंग होता है, इसीलिए तो दूसरा भी सही है। तीसरा कह रहा है ऑर्गेनिज्म आर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इन वायर, मतलब कह रहा है कि जो आपकी जीव जंतु हैं वो आपके हर जगह क्या है, बायोस्फीयर में जो जैव मंडल में यूनिफॉर्मली है, एक समान है, ऐसा नहीं है, हर जगह एक समान कहाँ है। आप चले जाओ, आप कोस्टल रीजन में अगर चले जाओ, वहां पे आपको देखो तो मरीन लाइफ मिलेगी आपको, लैंड एरिया में आप डेजर्ट के आसपास इधर चले जाओ थोड़ा टेम्परेट जोन में, जहाँ समुद्र नहीं है लेकिन लेके के पास, तो वहां पे आपको क्या है, ऑर्गेनिज्म सेम टाइप के नहीं मिलेंगे, चेंज होती रहती है वेजिटेशन से, ये सारी चीजें, एनिमल्स जो है आपके वो चेंज होते रहेंगे, वेजिटेशन चेंज होती रहेंगी, तो ये जो एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे यूनिफॉर्मली है, ये यूनिफॉर्मली नहीं मिलते हैं, क्योंकि आपके चेंज होते रहते हैं, तो तीसरा हमारा गलत हो जाएगा, तो यही इनकरेक्ट पूछा था, तो सारे एवं सही नहीं है, ठीक है, तो तीसरा हमारा गलत है, तो आंसर हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया सी ऑप्शन, आंसर हमारा बन गया। तो हमने बायोस्फीयर्स के बारे में जाना, बाकी हम लिथोस्फीयर देख लें, बाकी तीन जो हैं आपके, अब लिथोस्फीयर में आपके क्या पाए जाते हैं, जियोस्फीयर भी कहते हैं, जैसे जियो मतलब भूमि, ठीक है, तो जहाँ पे आप लैंड एरिया, जहाँ पे आपके हाउसेस बिल्डिंग्स बनी है, लिथोस्फीयर है। एटमॉस्फेयर में आपके गैसेस, हमारे अर्थ पे कितने टाइप के एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर है, 5 लेयर है। अब 5 लेयर में सबसे नीचे से अगर जाएं, अर्थ के सरफेस से स्टार्ट करें ऊपर की ओर, तो सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर क्षोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, फिर मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर, ये पाई जाती हैं आपकी लेयर्स। हाइड्रोस्फीयर के बारे में थोड़ा हमने अभी मरीन एक्वा एक्वा क्या बोलते हैं इसे, उसके बारे में भी हमने देखा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर मैं बायोस्फीयर को थोड़ा देखा डीपली और जाना इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इकोटोन के बारे में, कि इकोटोन क्या है, ठीक है। इकोटोन, आई थिंक हिंदी में इसे कहते हैं संक्रमण क्षेत्र, इकोटोन, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए इकोटोन के बारे में, और कह रहा है इट इज अ मीटिंग प्लेस ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम, ये दो डिफरेंट जो इकोसिस्टम है, पारितंत्र है, उनके मिलने का, जैसे हम कह दें, एक आपका पारितंत्र डेजर्ट मतलब रेगिस्तान है, और एक आपका डेजर्ट लगा हुआ है, जस्ट आपका डेजर्ट लगा हुआ है किसी ग्रासलैंड से, तो इन दोनों का जो क्षेत्र है, कह रहा है ये वाला क्षेत्र, इसको इकोटोन कहते हैं, ठीक है। दूसरा कह रहा है इट इज अ मीटिंग प्लेस ऑफ टू सेम इकोसिस्टम, जब दो सेम इकोसिस्टम है उनके मीटिंग प्लेस पे, क्या कह रहा है, कि मतलब कह रहा है एक डेजर्ट ये है, एक डेजर्ट ये है, इनका जो मीटिंग प्लेस है इसको इकोटोन कहते हैं, ठीक है। तीसरा कह रहा है डेंसिटी ऑफ स्पीसीज इज वेरी लो हेयर, यहाँ पे जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है स्पीसीज का, बहुत ही ज्यादा कम होता है, मतलब इकोटोन जोन में जो स्पीसीज पाई जाती हैं, जो भी फ्लोरा एंड फौनास पाए जाते हैं, बहुत ही कम पाए जाते हैं, उनकी डेंसिटी बहुत कम होती है। और चौथा कह रहा है कि चार के चारों सही है। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, काफी अच्छा सवाल है, इकोटोन टॉपिक कवर करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है आपके यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में बहुत पूछ दिए जाते हैं, और वन लाइनर क्वेश्चन आपके इस टाइप के एसएससी बेस्ड क्वेश्चन भी है, जहाँ पे आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये आज हमारे एनवायरनमेंट के काफी क्वेश्चन है, और अच्छे अच्छे टॉपिक हमने देखे यहाँ पे क्वेश्चन, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है फिलहाल, ठीक है। तो इकोटोन क्या होता है, इकोटोन आर द एरिया ऑफ स्टीप ट्रांजिशन बिटवीन द इकोलॉजिकल कम्युनिटी, देखो एक बार इसको हम डायग्राम उस पे देख लेते हैं। इकोटोन, देखो ये आपका फॉरेस्ट है, ये आपका ग्रासलैंड है, अब फॉरेस्ट ग्रासलैंड के बीच में जो मीटिंग पॉइंट होता है उसी को इकोटोन जोन कहते हैं, जैसे ये कह लो
कि ये आपका कोस्टल रीजन है, लैंड एरिया है, कोस्टल रीजन है, और यहाँ से आपका समुद्र स्टार्ट हो जाता है। अब कोस्ट समुद्र और लैंड एरिया के बीच का जो कोस्टल रीजन होता है, ये आपका क्या बना, ये तो आपका इकोटोन जोन बनता है। ठीक है। अब इकोटोन में क्या होगा, इकोटोन जोन तो समझ गए, लेकिन इकोटोन में एक चीज और देखो, लैंड जोन है और आपका एक्वेटिक जोन है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, ट्रांजिशन जोन है, संक्रमण, उसी को क्या कहते हैं, इकोटोन कहते हैं। अब देखो, इकोटोन में क्या कुछ लैंड की स्पीसीज भी होंगी और कुछ आपकी एक्वेटिक स्पीसीज भी पाई जाएंगी। अब जब दोनों स्पीसीज का मिलन होगा, तो वहां पे तो बहुत ज्यादा आपकी स्पीसीज पाई जाएंगी, जो डेंसिटी होगी स्पीसीज की बहुत ज्यादा होगी ना। कम डेंसिटी कहाँ होगी, कम डेंसिटी हो ही नहीं सकती, नंबर ऑफ डेंसिटी ज्यादा होगी, आप इस डायग्राम में भी देखो। ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो हमारा आंसर बनेगा वो क्या होगा, कि डेंसिटी तो कम नहीं हो सकती है, ज्यादा होगी, तो ये ऑप्शन कट गया, मीटिंग प्लेस ऑफ टू इको सेम नहीं है। आंसर क्या बन गया, ए ऑप्शन बन गया, हमारा आंसर बन गया। बाकी हम इकोटोन के बारे में जान लेते हैं। इकोटोन आर द एरिया ऑफ द स्टीप ट्रांजिशन बिटवीन द इकोलॉजी, अभी हमने डायग्राम में देखा इसको, दोनों जोनों के बीच में एक स्टीप ट्रांजिशन होता है बिटवीन टू इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, इकोसिस्टम्स और द इकोलॉजिकल रीजन अलोंग द एनवायरनमेंट और अदर ग्रेडियंट। तो इकोटोन्स अगर जब मल्टीपल आपके scales and the range from the natural ecotones between the ecosystem and the biomes to human generate boundaries। अब देखो, यहाँ पे देखो, इकोटोन क्या होते हैं, जोन ऑफ जंक्शन और ट्रांजिशन एरिया बिटवीन टू बायोम्स या डाइवर्स इकोसिस्टम, जो डाइवर्स मतलब होते हैं अलग अलग इकोसिस्टम के बीच में होता है। ये नहीं दो समुद्र के बीच के क्षेत्र को इकोटोन जोन लो, क्योंकि जो मरीन लाइफ उसमें होगी वो मरीन ओशन होगी, तो डाइवर्सिटी यहाँ पे कहाँ, वो तो वही सेम हो गई। लेकिन क्या है कि डेजर्ट और ग्रासलैंड को हम कर दें, उनके बीच का जहाँ पे मीटिंग पॉइंट होगा, जो क्षेत्र बनेगा, ट्रांजिशन जोन बनेगा, उसी को इकोटोन कहते हैं, ये याद रखना। इकोटोन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं, क्या है, मैनी मे बी नैरो, बहुत ही पतला होता है, अभी आपने देखा, मैंने मैप पे दिखाया, फॉरेस्ट और डेजर्ट का उसका था। ठीक है। कंडीशंस इंटरमीडिएट होती है, एडजेसेंट इकोसिस्टम, हेंस द जोन ऑफ टेंशन, देखो टेंशन का जोन होता है ये याद रखो, की पॉइंट। टेंशन का जोन कैसे होता है, अब देख लो भाई, टेंशन का जोन कह रहा है, इधर भी ये हैं, इधर से स्पीसीज ये आई हैं, आप सब सरवाइव होने के लिए काम करते हैं, तो टेंशन का होता है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। ठीक है। तो जो पावरफुल स्पीसीज है वो अपना अस्तित्व स्थापित कर देती है, जो नहीं है वो बेचारी विलुप्त हो जाती है, एक्सटेंट हो जाती है। तो ये है इकोटोन, जिसके बारे में हमने जाना। ठीक है। तो क्या होगा, मीटिंग प्लेस ऑफ टू डिफरेंट इकोसिस्टम, सेम नहीं होगा। ठीक है। ऑब्वियस लॉजिकल देखो, अगर डेजर्ट और डेजर्ट के बीच का ट्रांजिशन जोन देखें, तो जो डेजर्ट में स्पेसिस होगी वो यहाँ पे स्पेसिस होगी, तो कहाँ से इकोटोन जोन बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इट्रोफिकेशन, जिसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं सुपोषण। सुपोषण, सुपोषण क्या होता है, इन द चेसापीक बे। देखो चेसापीक बे, अभी आप मैप पे देख लेना चेसापीक बे कहाँ है, फिलहाल तो ये आपको एक बताने के लिए दिया कि चेसापीक बे में अभी यह यूट्रिफिकेशन हुआ था। In the Chesapeake Bay, along the eastern edge of Maryland, has resulted in low oxygen level। देखो लो ऑक्सीजन लेवल हो गया था इन द वाटर एंड द alternation of food waves। The cause of this eutrophication appears to be the pollution that the contains high level of। अभी देखो करंट में अगर जाए, यूट्रिफिकेशन की प्रोसेस आपको देखने को मिली थी सी ऑफ मरमरा में, सी ऑफ मरमारा में। अब सी ऑफ मरमरा कहाँ है, ये आपका टर्की में है। ठीक है। ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को जैसे वो बॉस्फोरस स्ट्रेट द्वारा कनेक्ट करते हैं, तो वहां पे आपको स्लज देखने को मिला था। तो ये करंट बेसिस यहाँ पे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, ये चेसापीक बे अगर छोड़ दो तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो कह रहे हैं कौन से यहाँ पे किसका हाई लेवल कंटेंट हो जाता है, जिससे यूटिफिकेशन की प्रोसेस हो जाती है। तो कह रहा है नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, कार्बन एंड फास्फोरस एंड कार्बन एंड नाइट्रोजन एंड फास्फोरस। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, हम समझते हैं यूट्रिफिकेशन कि यूट्रिफिकेशन क्या होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं यूट्रिफिकेशन।
देखो, यूट्रिफिकेशन क्या होता है? यूट्रिफिकेशन की अगर हम बात करें, अ, हम्म, ये है यूट्रिफिकेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं सुपोषण। क्या कहते हैं? सुपोषण। सु, सुपोषण की कंडीशन कब बनती है? ये देखो, आप ये देख रहे हो, ये वाला फिगर। फिलहाल तो आप ये देखो सुपोषण होता क्या है। जो वाटर बॉडी होती है, ये सबसे पहले तो वाटर बॉडी में होता है। ठीक है। तो वाटर बॉडी में क्या होता है? वाटर बॉडी में एक्सेसिव न्यूट्रिएंट ऐड हो जाना। क्या हो जाना? एक्सेसिव न्यूट्रिएंट जब ऐड हो जाते हैं, बहुत ज्यादा एक्सेसिव न्यूट्रिएंट आ जाते हैं। और जब न्यूट्रिएंट ऐड हो जाते हैं, जिससे क्या होता है, वाटर का सरफेस ब्लॉक हो जाता है। देखो, ये वाटर का सरफेस, अब इसमें न्यूट्रिएंट बहुत हो गए, वाटर का सरफेस कैसा हो गया? ब्लॉक हो गया। तो जो भी सन रेज आएंगी वो इसको पेनिट्रेट कर ही नहीं पाती। जब पेनिट्रेट नहीं कर पाती तो सन रेज अंदर नहीं जा पाती हैं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको स्लज देखने को मिलेगा। अब ये एक्सेसिव न्यूट्रिएंट हो क्यों जाता है? तो इसके दो रीजन होते हैं। ठीक है। एक्सेसिव न्यूट्रिएंट हो जाता है तो जिससे क्या होता है, कूड़ा करकट है जो भी है, नाइट्रोजन फॉस्फोरेट की इसमें वाले जो भी फर्टिलाइजर होते हैं, यहाँ पे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के फर्टिलाइजर्स होते हैं, उनके कारण क्या होता है, जो इंडस्ट्रियल जो भी आपका गार्बेज है, जब वाटर बॉडी में पहुंच जाता है, तो जिससे क्या होता है, जिससे आपके एक्सेसिव न्यूट्रिएंट ऐड हो जाते हैं। अब ये एक्सेसिव न्यूट्रिएंट ऐड होने के दो कारण हैं। एक तो आपका नेचुरल कारण है, एक आपका इन्वायरमेंटल, मतलब दो तरीके से आपका नेचुरल यूटिफिकेशन है, एक मैन मेड यूटिफिकेशन है। तो दो कारण कौन कौन से हैं, जरा इन पे देखो। एक नेचुरल है, एक आपका मैन मेड है। दो तरह से स्लज आपका जो भी होता है, स्लज होता है जो आपका एक्सेसिव न्यूट्रिएंट ज्यादा हो जाते हैं, जिससे ऐसी कंडीशन बन जाती है यूटिफिकेशन की, आपका जो सरफेस होता है ब्लॉक हो जाता है और सन पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा पाती है। तो नेचुरल अगर रीजन की बात करें, तो नेचुरल रीजन में आपके क्या आ जाएंगे? नेचुरल रीजन में आपके यही सारे आ जाएंगे कि जहाँ पे जो आपकी एल्गीज हैं, एल्गीज बढ़ जाना। अब जब एल्गीज बढ़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा? अब यहाँ पे जब एल्गीज बढ़ जाएंगे, जो एल्गीज हैं, शैवाल हैं, वो क्या होती हैं? इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये तो नेचुरल रीजन हो गया। मैन मेड रीजन बहुत बड़ा है। मैन मेड रीजन में आपका क्या आ जाएगा? जैसे हम कह दें यहाँ पे, आप जो भी आपके घरेलू अपशिष्ट होते हैं, जो वेस्टेज होते हैं, गार्बेज है आपका, आप घर में जो पॉलीथीन ये समथिंग आप यूज करते हो, फेंक देते हो, नाली के थ्रू पहुंच जाती है वहां पे, ये हो गया है। जो और आपके क्या हो गए, आपके एग्रीकल्चर रिलेटेड जो फील्ड से जो भी फर्टिलाइजर निकलते हैं, एग्रीकल्चर से जो भी फर्टिलाइजर निकलते हैं, उर्वरक फर्टिलाइजर जो भी निकलते हैं, वो हो गए। अब ये सब क्या करते हैं? सिटी का वेस्ट हो गया, अभी हमने देख लिया सिटी वेस्ट हो गया। ये सारी चीजें क्या करती हैं? ये जाके सारी की सारी चीजें आपकी वहां पे, जहाँ पे यूट्रिफिकेशन प्रोसेस जिस भी वाटर बॉडी में होती है, वहां पे कलेक्ट हो जाती है जाके, और जिससे ये ऐसी सिचुएशन बन जाती है, सन रेज पेनिट्रेट करके नीचे नहीं जा पाती हैं। तो ये क्या आपके रीजन हो गए यहाँ पे, जिससे क्या हो जाता है, तो जिससे ये हो जाता है, इनसे जो वेस्टेज होते हैं, इनके कारण क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट में वृद्धि हो जाती है। अब न्यूट्रिएंट में क्या हो जाता है, इंक्रीमेंट होता है, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे एल्गीज में भी क्या हो जाएगा? एल्गीज भी बढ़ेंगे। ठीक है। जब न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे तो एल्गीज भी बढ़ेंगे। तो ये होती यूट्रिफिकेशन प्रोसेस, जिसको हमने देख लिया। अब हम एक चीज और देखते हैं। देखो, फिगर तो है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं यूट्रिफिकेशन के बारे में थोड़ा। तो नेक्स्ट पेज में अगर हम यूट्रिफिकेशन के बारे में जाएं, तो देखो, यूट्रिफिकेशन में क्या होता है? यूट्रिफिकेशन में सबसे पहले आपने देखा क्या? न्यूट्रिएंट क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। अब जब न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे जो पोषक हैं, आपके न्यूट्रिएंट हैं, उनमें वृद्धि हो जाती है। और जब न्यूट्रिएंट बढ़ जाएंगे तो आपके फाइटोप्लैंक्टन और दूसरी जो भी आपकी वाटर वेजिटेशंस हैं, उनमें क्या होगा? और जो आपके एनिमल्स हैं, जो आपके ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। जब न्यूट्रिएंट्स बढ़ेंगे तो आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन है, ये भी बढ़ेंगे।
फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेंगे तो आपके क्या है, जू प्लैंक्टन भी बढ़ेंगे, प्लैंक प्लैंकटन भी बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे। अब जब जू प्लैंक्टन ये सब बढ़ेंगे तो जल में जो ये ज्यादा बढ़ेंगे भाई, जब बैक्टीरिया ये सारी चीजें बढ़ेंगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो वाटर के अंदर, देखो वाटर के अंदर, इनसाइड द वाटर, वाटर के इनसाइड क्या है, आपको क्या, ऑक्सीजन जो डिमांड है, ऑक्सीजन डिमांड वो भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाएगी। अब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी, उधर से पेनिट्रेट होके सनरेज तो आ नहीं पा रही हैं, ऑक्सीजन डिमांड बढ़ रही है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगी, डिजॉल्व ऑक्सीजन आपको कम मिलेगी। अब ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी तो सीधी बात, न्यूट्रेंट बढ़े, फाइटोप्लैंक्टन बढ़ेंगे, फाइटोप्लैंक्टन बनेंगे तो उनके पीछे आपको अभी पीछे वाले आप क्वेश्चन में देख चुके हैं, जो जू प्लैंक्टन आपके बढ़ जाएंगे। अब जू प्लैंक्टन ज्यादा होंगे तो ज्यादा जीव होंगे, अंदर ज्यादा जीव होंगे तो क्या होगा, अंदर इन जो अंडर वाटर होगा, जो अंदर इनसाइड द वाटर होगा, वहां पे ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोग होंगे उनको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी। अब जब ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगी तो जिससे डिजोल्व ऑक्सीजन, जो वाटर में डिजोल्व ऑक्सीजन है, डिजोल्व जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगी, वो कम होने लगेगी, कम होने लगेगी, और जब कम होने लगेगी तो जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे जब ऑक्सीजन कम होने लगी, कि जितने भी ऑर्गेनिज्म है, वाटर, जो मरीन ऑर्गेनिज्म है, वो क्या हो जाने लगे, उनकी डेथ होने लगेगी। अब जब डेथ होने लगेगी तो क्या होगा, पौधे मरने लगेंगे, सड़ने गलने लगेंगे, तो उनको डिकम्पोज करना है। अब डिकम्पोज करने के लिए भी बैक्टीरिया होंगे, तो बैक्टीरिया के लिए भी ऑक्सीजन की डिमांड क्या हो जाएगी, फिर बढ़ जाएगी भाई। अब उनको भी तो चाहिए, वो काम करेंगे, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए वहां पे। तो ये एल्गल ब्लूम जैसी कंडीशन बन जाती है, और फिर ये ऐसा ये आपको स्लज देखने को मिलता है, ऊपर आ जाता है, और इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं यहाँ पे, एल्गल, जो आपके कह सकते हो एल्गल ब्लूम, ब्लूम जैसी कंडीशन देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये सारे क्या है आपके यहाँ पे, एल्गल ब्लूम जैसी ये सारी प्रोशन देखने को मिलती है, तो इसके इम्पैक्ट बहुत पड़ती है। अगर हम यूटिफिकेशन के इम्पैक्ट देखें तो इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे, जैसे सबसे पहले आपकी वाटर की ट्रांसपेरेंसी क्या हो जाएगी, ट्रांसपेरेंसी में कमी आएगी। देखो सीधी बात है, ऊपर स्लज जम गया, वाटर ट्रांसपेरेंट दिखेंगे नहीं एकदम, आपको पॉल्यूटेड वाटर दिखेगा। यहाँ पे एल्गल ब्लूम जैसी कंडीशन मिलेगी, बहुत ज्यादा एल्गम ब्लूम हो जाएंगे, अभी हमने इसके बारे में जान लिया यहाँ से डायग्राम से। दूसरी, ऑक्सीजन एनएडिक्वेट मिलेगी, मतलब ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन का लेवल, जो डिजोल्व ऑक्सीजन होगी वो कम हो जाएगी वाटर में। अब डिजोल्व ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वो भी जो भी स्पेसीज हैं वो भी मरने लगेंगी, मरने लगेंगी तो उनकी जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी, मतलब उसमें भी क्या आएगी, कमी आएगी। तो ये यहाँ पे सारे पॉइंट्स बनते हैं। तो जहाँ पे जो फिशेज होंगी वो भी मरेंगी। अब फिशेज मरेंगी, उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, आप फिशिंग कर नहीं पाओगे, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट भी आप पे पड़ेगा। तो यूट्रिफिकेशन आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे इम्पैक्ट करता है, ये आपने देख लिया है, ठीक है। अभी मरवर सी ऑफ मरवरा में रिसेंटली मिला था, यूट्रिफिकेशन आपको देखने को मिला था, स्लज ऊपर जम गया था, तो जितनी भी फिशेज थी सब मर मर के ऊपर आ गई थी, जितना भी सब कुछ था। तो बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है फिशिंग इंडस्ट्री को। तो यूट्रिफिकेशन क्या होता है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के फर्टिलाइजर्स होते हैं, जब उनको इंक्रीमेंट हो जाता है नाइट्रोजन और फास्फोरस के, तो जिससे यूट्रिफिकेशन प्रोसेस देखने को मिलती है। तो चलिए, यूट्रिफिकेशन प्रोसेस को हमने समझ लिया अच्छे से, ठीक है। और एल्गल ब्लूम जैसी कंडीशन बन जाती है, देखो ये एल्गन क्या है, ऑक्सीजन है, डिके हो गया, और एल्गल डाई हो गई तो ये ऊपर आ जाती है ग्रीन ग्रीन एल्गल, ठीक है, तो इसको एल्गल ब्लूम कहते हैं, ठीक है। ये पूरा आपका क्या है, ये आपका पूरा डायग्राम है यूट्रिफिकेशन सुपोषण का। तो चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन कैसे मिल सकते हैं, क्वेश्चन आपके मिलेंगे इम्पैक्ट पे। एक तो आपका क्वेश्चन यूट्रिफिकेशन पे स्टेटमेंट वाइज पूछ सकता है, कि जब यूट्रिफिकेशन प्रोसेस में, एक तो आपका क्वेश्चन ये पूछा गया, जैसे यूटिफिकेशन प्रोसेस में क्या होता है, कहेगा फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ जाते हैं, हाँ फाइटोप्लैंक्टन्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि न्यूट्रेंट बढ़ते हैं, न्यूट्रेंट पोषक तत्व बढ़ते हैं, तो फाइटोप्लैंक्टन ऑब्वियसली बढ़ेंगे, मतलब जू प्लैंक्टन भी बढ़ जाएंगे। फाइटोप्लैंक्टन ज्यादा होंगे तो जो खाने वाले जू प्लैंक्टन भी ज्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि वो डिपेंड उसी पे करते हैं। अब जू प्लैंक्टन ज्यादा होंगे तो फिशिज विशिज वहां पे मछलियां मछलियां ज्यादा होंगी। अब मछलियां ज्यादा होंगी, जू प्लैंक्टन ज्यादा होंगे, तो देखो वहां पे नीचे ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा हो जाएगी, ऑक्सीजन की डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो वाटर के अंदर जो डिजोल्व ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी,
क्योंकि वो ज्यादा ऑक्सीजन, मेंबर ज्यादा है, ऑक्सीजन उतनी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होने लगे, डेप्थ कंडीशन होने लगी ऑक्सीजन की। तो यहाँ पे आती है कि ऑक्सीजन यूटिफिकेशन प्रोसेस में ऑक्सीजन डिमांड बढ़ेगी कम होगी, क्यों बढ़ेगी? ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन क्या होगी, कम हो जाएगी। तो ये आप इस टाइप से आपको याद रखना है ये डायग्राम, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज ऐसे ही बनेंगे। यूटिफिकेशन में अगर थोड़ा हल्का सा मीडियम या डिफिकल्ट लेवल पे ले गया तो ऐसे ही क्वेश्चन बनाएगा यूटिफिकेशन में। यूटिफिकेशन फिर आप इम्पैक्ट के बारे में पूछ देगा कि इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। तो सबसे पहले हमने इम्पैक्ट की बात करी, जैसे नेचुरल इम्पैक्ट, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की बात करें तो वाटर लेवल कैसा होगा, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहेगी इसमें। ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी जो होगी पानी के अंदर वो भी क्या हो जाती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सीधी बात है, डेथ होंगी और धीरे धीरे मरने लगेंगे। तो क्या होगी, मछलियां मछलियां मरने लगेंगी, कम हो जाएगी। इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमिकल पड़ेगा, फिश इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट पड़ेगा तो हमारा इकोनॉमिक आर्थिक भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो चलिए, इस टाइप के यूट्रिफिकेशन पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो चलिए, नेक्स्ट आपका जो हमारा क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन किसके ऊपर है, वो क्वेश्चन है हमारा सिज जी के बारे में। सिज जी, इसको थोड़ा प्रोनाउंशिएट करते करना, सिज जी, जिसको सिज जी कहते हैं। ठीक, ठीक है। तो टर्म सिजरी रिफर्स टू व्हेन, ये किससे रिलेटेड है, चार ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन आपका दिया गया, द अर्थ इज अ पेरीहीलियंस एंड द मून एट पेरीज। ठीक है, कह रहा है जो अर्थ है वो हमारी पेरीहीलियन कंडीशन पे है, जैसे ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, और ये हमारा मून है। अर्थ जब सन के बहुत ही पास होती है तो उसको कहते हैं पेरीहीलियन, और एक होता है अपहीलियन, जब अर्थ और सन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है उसे कहते हैं अपहीलियन। जैसे आपकी 4 जुलाई, 4 जुलाई अंबो, 4 जून जनवरी, 4 जनवरी में सन क्या होता है, सन की जो कंडीशन बनती है वो कौन सी कंडीशन बनती है, वो अप हिलियन की कंडीशन बनती है। और जब जैसे ही हम बात करते हैं पेरी हिलियन की कंडीशन कब बनती है, पेरी मतलब आपकी जुलाई में बनती है। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसको देख लेना। पेरी मतलब पास, जब सन की डिस्टेंस पास होती है तो पेरी हिलियन। तो मून, ऐसी मून की जब अर्थ के साथ डिस्टेंस पास होती तो पेरीज बोलते हैं, अपीज एंड पेरीज बोलते हैं। तो ये कह रहा है ये सिरजी कहते हैं, इसे सिरजी कहते हैं। ठीक है, दूसरा ऑप्शन कहता है द अर्थ इज एपिहिलियन एंड मून एट अपोजी, अपोजी जस्ट पेरी एंड अपोजी की बात कर रहा है। अपोजी मतलब जब सन और अर्थ के बीच की डिस्टेंस ज्यादा होती है, एपिहिलियन कहते हैं। अपसौर उपसौर जो होते हैं ना, तो इसे अपसौर कहते हैं। तीसरा ऑप्शन है द मून एंड द सन आर एट द राइट एंगल, एंड जो मून है और सन है, ये आपका सन है और ये आपकी अर्थ है, ये आपका मून रहा। तो ये कह रहा है दोनों राइट एंगल में है, ये मून और सन क्या है, दोनों राइट एंगल में है। तो कह रहे हैं इस कंडीशन रिफर्स टू द अर्थ, अर्थ के रेफरेंस में दोनों ही राइट एंगल पे पाए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कह रहे हैं इसको कहते हैं सिजीजी। और तीसरा ऑप्शन है द मून सन अर्थ इज अ लाई अलोंग द स्ट्रेट लाइन, आपके जो सन है, ये मून है, ये अर्थ है, ये स्ट्रेट लाइन में पाए जाते हैं। तो कह रहे हैं इसको कहते हैं सिरजी। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए। क्या है हमारा आंसर, देखते हैं सिरजी के बारे में। देखो, सिरजी क्या है, द टर्म सिरजी refers to when the moon sun and the earth is along the straight line, एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, सिरजी कहते हैं। चलिए, आंसर तो मिल गया हमारा। ठीक है, as seen from the earth, a solar eclipse is a type of the eclipse that is occurs when the moon passes between the sun and earth and the moon है fully। अब ये देख लेना क्या है, फिलहाल सिजजी की कंडीशन, ये सिजजी की कंडीशन है। देखो तीनों ही क्या है, तीनों ही एक सेम लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में है, एक स्ट्रेट लाइन में पाए जाते हैं। तो इसको क्या कहते हैं, सिजजी कहते हैं। अब देखो सिजजी की कंडीशन में आपको दो चीजें मिलेंगी, जो आपकी सिजजी है इसमें दो कंडीशन आपको, सोलर इक्लिप्स में भी सिजजी देखने को मिलेगा, इक्लिप्स जिसे सूर्य ग्रहण कहते हो, और लूनार इक्लिप्स जिसे चंद्र ग्रहण कहते हो। इन दोनों ही कंडीशन में आपको सिजजी देखने को मिलेगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होते हैं, देखो दोनों ही कंडीशन में सन आपका, देखो एक डायग्राम देखो, ये है आपका सन और एक आपका सन यहाँ पे है। एक आपकी कंडीशन बनती है कि जो आपकी अर्थ है, ये अर्थ है और इनके बीच ये मून है।
और एक कंडीशन बनती है, ये मून है, ये अर्थ है। तो देखो यहां पे क्या होती है, जब आपका मून मून अर्थ और सन के बीच में आ जाता है, तो इसे कहते हैं, ये सोलर इक्लिप्स की कंडीशन बनती है, सूर्य ग्रहण की कंडीशन बनती है। और जब आपका अर्थ सन और मून के बीच में आ जाती है, तो ये कंडीशन बनती है लूनार इक्लिप्स की। लूनार इक्लिप्स की आपकी कंडीशन बनती है। ठीक है, तो ये दोनों ही कंडीशन जो है सीजीजी की कंडीशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, दोनों ही कंडीशन कैसी है, सीजीजी की कंडीशन है, ये हमने देख लिया। अब देखो जैसे ये लूनार इक्लिप्स है, लूनार इक्लिप्स में क्या है, मून है, आपका अर्थ क्या है, अर्थ सन और मून के बीच में आ गई। अब यहाँ पे देखो एक दो कंडीशन और जान लो, एक होती है प्री नुम्रा, एक होता है आपका उम्रा उम्रा। उम्रा कब होता है, जब शैडो जोन में आता है तो उम्रा बनता है। और जब आपका लाइट वाले जोन में आता है, प्री उम्रा कंडीशन में बनता है, जब ये लूनार इक्लिप्स की कंडीशन होती है, तब आपको देखने को मिलेगा। प्री उम्रा और उम्रा पार्शियल शैडो होती है, इसमें उम्रा में आपकी फुली शैडो होती है। तो ये आपने देख लिया सिसजी के बारे में, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन हो जाएगा सिसजी। ये टर्म हमने देख लिया सिसजी क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन वर्ल्ड मैप। ठीक है, तो यहाँ पे आज रिवर्स के बारे में बात की गई, कह रही कौन सी रिवर्स हैं जो आपकी ब्लैक सी में गिरती हैं, काला सागर। चलिए देखते हैं ब्लैक सी में कौन कौन सी रिवर गिरती हैं। पहली कह रही डैन्यूब रिवर, दूसरी साउदर्न वर्ग रिवर, और तीसरी है आपकी नाइसर रिवर, और चौथी आपकी रोन रिवर। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को अटेंड करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं हम कौन सी रिवर कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। ये है आपकी डैन्यूब। अब डेन्यूब रिवर आपकी कहाँ से निकलती है, जर्मनी से निकलती है, सबसे लंबी रिवर है यूरोप की। जर्मनी के बाद ये ऑस्ट्रिया में जाती है, ऑस्ट्रिया के बाद ये हंगरी में जाती है, स्लोवाकिया में जाती है, इसके बाद हंगरी में जाती है, हंगरी के बाद ये आपकी क्रोशिया में कहाँ आती है, क्रोशिया में आती है, इसके बाद आपकी रोमानिया, रोमानिया के बाद फिर आपकी ये रोमानिया के बाद जाके ब्लैक सी में गिर जाती है। तो ये तो ब्लैक सी में गिरती है, ठीक है, एलिमिनेशन से। साउदर्न बर्ग रिवर क्या है, ये आपकी यूक्रेन में है, और यूक्रेन में ये जो रिवर जाती है ये साउदर्न बर्ग रिवर है, जो आपको यूक्रेन को दो पार्ट्स में आपको नाइफर रिवर डिवाइड करती है। नाइफर रिवर यूक्रेन को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है, इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करती है ऑलमोस्टली। तो ये ब्लैक सी में ये भी गिरती जाके आपकी, और ये आपकी साउदर्न बर्ग रिवर भी ब्लैक सी में। लेकिन हम बस रोन रिवर की बात करते हैं, तो रोन रिवर आपकी कहाँ, ये फ्रांस से निकलती है, ये स्विट्जरलैंड और फ्रांस में ये जाके ऐसे करके और अपनी जाके कहाँ गिरती है, मेडिटेरियन सी में गिरती है, मेडिटेरियन सी में अपना पानी गिराती है। कौन सी, आपकी रोन रिवर। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है, लियोन, ये सारी आपकी सिटी यहाँ पे मिलेंगी रोन रिवर पे। ठीक है, लियोन किसी का हेडक्वार्टर है, इंटरपोल का हेडक्वार्टर लियोन में है। तो देखो रोन रिवर आपकी नहीं होगी, तो चौथा एलिमिनेट कर दो, आंसर आ गया आपका ए ऑप्शन। तो तीन ऑप्शन आपके क्या थे, नाइफर रिवर, क्योंकि ये अभी करंट में है नाइफर रिवर आपकी, और साउदर्न वर्ग रिवर। नाइफर ज्यादा है क्योंकि यूक्रेन रशिया वॉर चल रही है वहां पे। अब बाकी थोड़ा हम मैप पे देख लें, ब्लैक सी जैसे सी ऑफ एजॉव, ब्लैक सी, इनको जो ये स्ट्रेट एंड नैरो वाटर वाली इसे कहते हैं कर्च स्ट्रेट, कर्च स्ट्रेट कनेक्ट करता है। ब्लैक सी क्या है, एक लैंडलॉक नहीं है, इसका एक्सेस है कहाँ पे, मेडिटेरियन सी में। तो चलिए आज हमने 5 क्वेश्चन देखे, काफी अच्छे सवाल थे, डिटेल में जाना, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पे डिपेंड थे। बहुत ही अच्छे सवाल थे, हमने टॉपिक को समझा, और थोड़ा डिटेल में आप इनको समझ लेना, आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा, किस हिसाब से क्वेश्चन बनते हैं इस पे भी हमने डिस्कस किया। तो ये हमारे नर्चर क्लास की जो टेलीग्राम चैनल लिंक है, और यहाँ पे इस वीडियो के लिंक और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी, बाकी इस टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपके पॉलिटी का भी लेक्चर आता है, और जो एमसीक्यू बेस्ड लेक्चर है वो आपको मिल जाता है, और यहीं पे आपको उसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। इसी नोट पे हम अपने वीडियो को फिनिश करते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड जय हिंद।